नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाली में अमानक स्तर का चावल परोसने का मामला, ईओडब्ल्यू ने मामले में दर्ज की एफआईआर। 28 नवंबर को जबलपुर में दर्ज की गई है एफआईआर। मिलर्स और अफसरों की बड़ी मुश्किलें। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रारंभ की बोर्ड परीक्षा की तैयारियां। परीक्षा केंद्रों को लेकर जिले भर से ली जा रही है जानकारी। परीक्षा केंद्र चयन के लिए गाइडलाइन जारी। अब जर्जर स्कूल नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। परीक्षाओं में कोविड-19 के नियमों का किया जाएगा पालन। श्री गुरु नानक देव जी का मनाया जाएगा 551वां प्रकाश उत्सव। 30 नवंबर को आयोजित होंगे विविध धार्मिक कार्यक्रम। शबद कीर्तन के बाद होगी लंगर की सेवा। 20 नवंबर से प्रारंभ हुए थे विविध कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल में गरीबों की थाली में घटिया चावल परोसे जाने के मामले में अब ईओडब्ल्यू ने 28 नवंबर को एफआईआर दर्ज कर ली है, जिससे मिलर्स और अफसरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले में धारा 420, 272, 120 बी भारतीय दंड विधान और आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। कोरोना काल में भ्रष्टाचार के जरिए आपदा को अवसर बदलने वाले मिलर्स और अफसरों की मुश्किल बढ़ गई है। घटिया चावल मामले में ईओडब्ल्यू ने शनिवार को एफआईआर दर्ज कर ली। प्रदेश सरकार के आदेश पर जबलपुर ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही थी। जांच में सामने आया कि फरवरी 2020 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदकर राज्य सरकार ने कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलों को दे दिया था। उन मिलरों से मिलीभगत कर मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन के अधिकारियों ने बड़ा खेल किया। यहां तक कि दूसरे राज्यों से भी घटिया चावल लाकर मिला दिया। ईओडब्ल्यू ने मामले में धारा 420, 272, 120 बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल सरकार धान खरीदती है, जिसकी मिलिंग में चावल को अलग किया जाता है। 1 क्विंटल धान के बदले मिलर सरकार को 67 किलो चावल लौटाता है। लेकिन यहां नई धान ली तो गई, लेकिन उसके बदले चावल पुराना और घटिया वापस किया गया। जबकि जो धान ली गई उसी से निकला हुआ चावल वापस सरकार के पास आना था, जिसे गरीबों में वितरित किया जाता है। बता दें कि मामले का खुलासा तब हुआ जब केंद्रीय समिति द्वारा गोदामों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में केंद्रीय समिति ने चावल के सैंपल लेकर दिल्ली स्थित लैब में जांच कराई थी। जांच में पता चला कि चावल अपमिश्रित है। घटिया चावल बांटे जाने की शिकायतों के बाद केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में एक टीम ने बालाघाट और मंडला जिलों में गोदामों में और राइस मिल्स का निरीक्षण कर 32 सैंपल लिए थे। इसकी जांच दिल्ली के कृषि भवन की ग्रेन एनालिसिस प्रयोगशाला में हुई। जांच में ये सैंपल अनफिट और फीड कैटेगरी के पाए गए। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया था कि जो चावल गोदामों से पीडीएस के जरिए बांटा गया वह जानवरों को भी खिलाने योग्य नहीं है। कोरोना संक्रमण के दौरान बीते दिनों हुए कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के रिवीजन टेस्ट के संपन्न होने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने एमपी बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें इस साल केवल उन्हीं स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। यानी इस साल कई पुराने परीक्षा केंद्र बदल दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्राप्त निर्देशों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार लटारे ने बताया कि निर्देशों के तहत बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिला स्तर पर ऐसे स्कूलों का चयन करने कहा गया है जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन स्वयं की हो या किराए पर आसानी से उपलब्ध हो सके। साथ ही परीक्षा केंद्रों का चयन सरकारी या निजी की बजाय स्कूलों में उपलब्ध अधोसंरचना, संसाधन एवं सुविधाओं के आधार पर किया जाए। उन्होंने बताया कि मंडल ने इस साल 10वीं 12वीं के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजने का निर्णय लिया है। केंद्र पर ही पेपर का प्रिंट निकालकर विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। इससे परीक्षा शुरू होने के पहले पेपर आउट होने की संभावना भी नहीं रहेगी। देखिए, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हमारे द्वारा पिछले वर्ष की भांति करके भेजा गया था, हर जगह से, हर जिले से जब निर्देश आए थे। चूँकि दिसंबर तक ये पूरा करना होता है, तो इस बार हमने वो भी भेजा है और हमें निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग या शासन की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार
फिजिकल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यदि हम परीक्षा लें तो किस केंद्र पर कितने विद्यालय हम केंद्र के रूप में निर्धारित कर सकते हैं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो कम से कम 10% केंद्र बढ़ाए जा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 2020-21 की परीक्षा में परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र ऑनलाइन व पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। इस बार बोर्ड परीक्षा टाटपट्टी या टेंट लगाकर नहीं ली जा सकेगी। साथ ही 2 पालियों में परीक्षा होने से कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों में सुरक्षित शारीरिक दूरी का भी पालन होगा। मंडल ने परीक्षा केंद्रों को लेकर सभी जिले के कलेक्टर को गाइडलाइन जारी कर दी है। मंडल द्वारा परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं कि परीक्षा केंद्रों के लिए ऐसे स्कूलों का चयन किया जाए जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन स्वयं की हो या किराए पर आसानी से उपलब्ध हो सके। साथ ही परीक्षा केंद्रों का चयन सरकारी या निजी की बजाय स्कूलों में उपलब्ध अधोसंरचना, संसाधन एवं सुविधाओं के आधार पर किया जाए। 25 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा। परीक्षा केंद्रों के चयन के बाद जिला योजना समिति से फाइनल कराकर 30 नवंबर तक सभी जिलों को मंडल में सूची भेजनी होगी। और इस सुविधा में हो सकता है कि पहले हम गवर्नमेंट स्कूल ही रखते थे, लेकिन यदि कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो हमको वहाँ यदि प्राइवेट विद्यालय और जिसमें पूरी अधोसंरचना हो, पूरा अच्छा स्ट्रक्चर वहाँ पर हो और परीक्षा हेतु सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, तो उन केंद्रों को भी हम निर्धारित कर भेजेंगे। ये 30 नवंबर तक हमको भेजना है। सती गुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चाणो हुआ। जैसे महान श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश उत्सव आज सोमवार 30 नवंबर को पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ गुरुद्वारे में समूह साध संगत द्वारा मनाया जाएगा। सिख धर्म के प्रथम संस्थापक धन्य धन्य श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहा जाता है कि 15वीं सदी में जब मुगल हुकूमत का बोलबाला था, हर ओर जोर जुल्म की आंधी ने पूरे संसार को घेरे रखा था। जनता त्राही त्राही कर रही थी और चारों तरफ अंधेरा था। उस समय आज से 551 वर्ष पूर्व सन 1469 में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अवतरण तलवंडी शहर में हुआ था, जो ननकाना साहिब के नाम से पाकिस्तान में प्रसिद्ध है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जुल्मों से मुक्त कराया, जिन्होंने लोगों में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का काम किया। यही कारण है कि गुरु श्री नानक देव जी को हर पंथ और हर धर्म के धर्मावलंबियों ने अपना गुरु माना। श्री गुरु नानक देव जी ने सर्वप्रथम उस समय 20 रुपये से लंगर की सेवा शुरू की थी, जिसका उद्देश्य एक पंगत में बैठकर जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी को भुलाकर एक साथ लंगर खाने की प्रथा शुरू की। जिसके बाद गुरु नानक देव जी की इस प्रथा को गुरु अंगद देव जी ने बड़े विशाल स्तर पर शुरू किया, जिसे आज भी पूरा सिख समाज गुरु का आदेश मानते हुए इस प्रथा को आज भी जीवंत बनाए हुए है। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश उत्सव पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गुरुद्वारा में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम 20 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित किए गए हैं, जिसमें 28 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब जी की आरंभता, रुमाला चंदोवा साहिब सेवा और हाइड्रोलिक निशान साहिब का अनावरण करते हुए चोले की सेवा सरदार जसबीर सिंह सौंधी, हरचरण सिंह नरडे, हरविंदर सिंह अतालिया और तरजीत सिंह परमार द्वारा की गई। जबकि 29 नवंबर को बच्चों द्वारा श्री गुरु नानक देव जी की जीवनी, गुरु महाराज के जीवन के संबंध में कविता पाठ, शबद कीर्तन और गायन किया गया। जबकि 30 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रातः अखंड पाठ साहिब की संपूर्णता उपरांत रागी हजूरी जत्था बालाघाट, भाई जितेंद्र सिंह समूह और साध संगत जी द्वारा शबद कीर्तन के बाद लंगर की सेवा सरदार जसमीत सिंह एवं मनमीत सिंह पसरीचा द्वारा की जाएगी। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश उत्सव पर श्री गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम और लंगर की सेवा में सभी सिख धर्मावलंबियों और आम नागरिकों से उपस्थिति की अपील सेवादार जसबीर सिंह सौंधी, सुरजीत सिंह छाबड़ा, सुरेंद्र पाल सिंह सौंधी, पूनम सिंह भाटिया, हरचरण सिंह नरडे, गुरमीत सिंह गंभीर, हीरा सिंह भाटिया, अवतार सिंह भाटिया, गुरुजीत सिंह गिल, जतिंदर सिंह परमार, जिम्मी भाटिया, गुरमीत सिंह सिद्धू, सुखविंदर कौर, अमरजीत कौर अतालिया, राजरानी गांधी, जसप्रीत कौर सहित यूथ फेडरेशन के सेवादारों ने की है।
बीते दिन ही नगर मुख्यालय से सटे ग्राम भरवेली में उत्तर प्रदेश से पहुंची खेप के मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रशासन और जिले के राजनेताओं पर सवाल दागे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने जिले में अब तक बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा न दिए जाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। जिले में उत्तर प्रदेश से आ रही धान की खेप को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बड़ा आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि समर्थन मूल्य की खरीदी के दौरान यूपी से कम कीमत में धान को लाकर खपाने का काला कारोबार जिले में राजनेता और प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की रात्रि मानेगांव में पहुंचे 2 ट्रकों में केवल 1 ट्रक पर कार्यवाही की गई, जिसमें भी धान को कम आंका गया। यही नहीं बल्कि मुंजारे ने दीपावली के बाद से जिले में यूपी और बिहार का लगभग 2 करोड़ रुपए का 60 से 70 ट्रक के बालाघाट पहुंचने का संगीन आरोप लगाते हुए सोसाइटियों के माध्यम से इसे खपाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार से बालाघाट लाई गई कुछ धान को छोटे किसानों की पट्टी के माध्यम से खपा भी दिया गया। यह सब काम प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है और प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है, यह समझ से परे है। ये लगभग 200 करोड़ रुपए की धान, तो इतने बड़े पैमाने में ये काला धंधा चल रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तहसीलदार का बयान आया था कि भाई कोई जानकारी हमको मिली थी तब हम जाकर किसी ने जानकारी दिया है तब वो जा रहे हैं, अपने मन से वो छापे नहीं मार रहे। नाम का अधिकारी भी कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। पुलिस के थाने के बाजू में धान बिक रही है, भरवेली से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है मानेगांव, और मानेगांव में काला बाजारी हो रही धान की बड़े पैमाने पर। पुलिस क्या कर रही है, एसपी क्या कर रहा है? इनकी जवाबदारी है ना कि ये काला बाजारी नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, हटाना चाहिए। कलेक्टर क्या कर रहा है? तो देखने के लिए बड़ी बड़ी कुर्सियों पर आओ, लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, गाड़ी घोड़े बंगले सारी सुविधा दे रहे हैं जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से, इसी के लिए कोई एक काम भी अच्छा नहीं हो रहा है। कि धान के काले धंधे में प्रशासन मिला हुआ है, खुलेआम हो रहा है। बताओ रात के 8 बजे वो वहाँ पे जो ट्रक आया था वो तो साथी बजा के ट्रक के 8 बजे तो वहाँ पे छापा मारने गए थाने के पास में। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। दलालों को, बिचौलियों को, ये जो अभी धंधा कर रहे हैं, कोई डर है क्या, कोई घबराहट है क्या, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं, खुलेआम कर रहे हैं। वार्ता के दौरान कृषि किसान अध्यादेश को लेकर पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि सरकार आखिर अध्यादेश में यह साफ क्यों नहीं कर रही है कि किसानों की उपज समर्थन मूल्य में खरीदेगी। उन्होंने कहा कि कृषि किसान बिल पूरी तरह से किसानों को बर्बाद करने वाला बिल है। विदेश में भी सरकार ने इसी तरह का काम किया था, जिससे उस देश के अधिकांश किसान बर्बाद हो गए। इसके अलावा वार्ता के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने जिले में अब तक बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिनका घर टूटा है उनको जैसा का तैसा घर बनाकर देंगे। आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी न घर का पता है और न ही मुआवजे का। कैसे मनाते हो कि धान बेचे सस्ते में? किसी को भी अभी बालाघाट जिले में किसी को भी एक किसान को, एक कोई गरीब आदमी को उनके मकान गिरने पे, टूट फूट होने पे पैसा नहीं मिला। 3 महीने हो गए, 3 महीने में पैसा नहीं आया। किसान सिर पे ड्राइव अपना है नहीं उसके पास कुछ भी, ना भाड़ का पैसा मिल रहा है, ना मुआवजे का पैसा मिल रहा है, ना उनकी धान बिक रही है। ये धान बची थी थोड़ी बहुत जिन किसानों के पास में, तो उनकी धान भी नहीं बिक रही है, उनकी धान भी नहीं खरीदी हो रही है। हालत बहुत बद से बदतर है बालाघाट जिले में भी, और भयावह हालत है यहाँ। हमको फोन करते किसान की भैया पैसा नहीं आया है, क्या करें, कैसा करें, खाने को नहीं है घर पे, मकान टूट गया, वो फोन करते हैं बार बार, एक को भी नहीं। और शिवराज सिंह ने क्या बोला था उस समय कि जिसका जैसा घर था जैसा का तैसा घर बना के हम देंगे। ये उनका स्टेटमेंट है भोपाल से। कटिंग तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो 3 महीने हुआ, जैसा तैसा घर कहाँ है, इधर है। नगर चौक चौराहों में लगे ट्रैफिक सिग्नल शोपीस बनकर रह गए हैं। कालीपुत्ती चौक व हनुमान चौक में लगी ट्रैफिक सिग्नल के लिए नगरपालिका प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है।
नगर के चौक चौराहों में अब सिग्नल से ट्रैफिक कंट्रोल होगा। बस स्टैंड के समीप काली पुतली चौक व गोंदिया रोड पर स्थित हनुमान चौक में नगर पालिका ने सिग्नल लगाने की इतिश्री तो कर ली, लेकिन चालू नहीं किया जा सका। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब पहले चरण में ही चालू नहीं हो पाए तो दूसरे चरण में सिग्नल कब लगेंगे। बता दें कि तकनीकी पहलुओं के आधार पर एक्सपर्ट की निगरानी में 2 चौराहों में सिग्नल तो लग गए हैं, लेकिन यह सिग्नल बालाघाट नगर के लिए शोपीस बनकर रह गए हैं। कई मर्तबा सिग्नल तोड़ने वाले के खिलाफ यातायात विभाग ने कार्यवाही भी की और राहगीरों और वाहन चालकों को ट्रैफिक सिग्नल के नियमों के लिए जागरूक भी किया गया। लेकिन जब सिग्नल ही बंद हो तो जागरूकता और कार्यवाही किस काम की। जानकारी के अनुसार नगर के यातायात विभाग के द्वारा नगर पालिका को कई बार पत्र लिखकर ट्रैफिक सिग्नल को प्रारंभ कराए जाने का निवेदन किया गया, लेकिन अब तक नगर पालिका ने इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा, जिसके चलते आज करोड़ों की लागत से लगे यह ट्रैफिक सिग्नल मात्र शोपीस ही बनकर रह गए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।